पालमपुर गांव की कहानी अध्याय 1 अवलोकन से स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना और ऐसा एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती। सीमित मतलब छोटे छोटे तौर पर, बल्कि जो कृषि है हमारी खेती वो ज़्यादा स्तर पर की जाती है। ठीक है, इन उत्पादन की क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्राएं आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। थोड़ा सा हम परिचय देख लेंगे इसका, बस थोड़ा कहानी के तौर पर देखिए। जो हमारा पालमपुर है आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भलीभांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में एक सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस प्रकार से आपके यहाँ भी कुछ इस तरीके से होगा अगर आप गांव या कस्बे से रिलेट करते हो तो। आगे देखते हैं, इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार और हैं। यहाँ पर 80 परिवार बता रहे हैं, से भी आपके गांव में भी हो सकते हैं। ठीक है, उनके मकान जिनमें कुछ बहुत बड़े ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति को दलित बोलते हैं। ठीक है, के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या के 1/3 है और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं। कौन? अनुसूचित जाति के लोग। इनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं क्या घर। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। अधिकांश के घर में बिजली खेती में सभी ठीक है, यहाँ पर अभी देखते हैं हम इतना ही। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। खेती में सभी नलकूप बिजली जैसे ही चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। बस ये थोड़ा सा देख लीजिए। अब हम थोड़ा आगे देखते हैं। देखिए, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधन, बिजली, सिंचाई, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए, अपने गांव से करना। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। इस काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। तो ये गैर कृषि क्रियाएं क्या है? गैर कृषि क्रियाएं तो आप क्या कहोगे? लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि। जैसे कि सिटी में होता है, वहाँ पर खेत नहीं होते तो वहाँ पर सभी लोग इस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों। उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिन्हें की हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक है। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। आइए हम लोग देखेंगे। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत
क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन से मदे आते हैं? ठीक है, मदे मतलब साधन। ठीक है, मदे मतलब साधन। आप कन्फ्यूज मत होना, यूपीएससी में कुछ इस तरीके से ही पूछ लेते। देखिए, जैसे कि हमारा है यहाँ पर औजार, मशीन, भवन, औजार तथा मशीनों में अत्यंत साधारण, जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजार, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है। स्थायी पूंजी कहा जाता है इन्हें। क्या कहते हैं? स्थायी पूंजी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। कच्चा माल और नकद मुद्रा उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नकद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ तरीके से ही हैं। आगे हम लोग कुछ ये देख लेंगे। भूमि स्तर है, थोड़ा सा ये समझ लेंगे, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग मेन पॉइंट्स देखेंगे। ये देखते हैं। देखिए, भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? हेक्टेयर। यदि गांव में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है, 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? ठीक है, सोचना कभी। लेकिन आप ये पॉइंट याद रखना कि भूमि के मापने की इकाई क्या है? हेक्टेयर। ठीक है, आइए हम लोग और देख लेते हैं ये वाला टॉपिक। भारत में सभी गांव में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदी मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। किस क्षेत्र में होती है? तटीय क्षेत्र में। ठीक है, इसके विपरीत पठारी क्षेत्र जैसे दक्षिण पठार में सिंचाई कम होती है। दक्षिण पठार में कैसी होती है? सिंचाई कम होती है। पॉइंट से याद रखना। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र कितना % है? 40% है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना दोस्तों। ठीक है, कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है। ठीक है, इतना याद रखना आप। खैर, अब थोड़ा सा हम आगे और देख लेते हैं ये वाला टॉपिक। ठीक है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। फिर से एक बार समझते हैं। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल, ठीक है, एक खेत है और इस पर एक फसल की गई, फिर कुछ महीनों बाद फिर एक और फसल की गई एक ही ज़मीन पर। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? बहुविध फसल प्रणाली कहेंगे। ये भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सामान्य प्रणाली है। पालनपुर में सभी किसान कम से कम 2 फसल पैदा करते हैं। कई किसान है ना, पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने किया पहले गेहूँ, फिर हमने क्या किया, फिर हमने किया इसमें धान, फिर हमने इसमें आलू। ठीक है, यही बात यहाँ पर समझाई गई है। ये भी देख लीजिए, गेहूँ, बाजरा, गन्ना, आलू, ये सब चित्र बने हैं। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से चित्र है ये सब 2015-2014। खैर, ये अभी ज़्यादा ना समझते हुए थोड़ा सा हरित क्रांति पर चर्चा करते हैं। देखिए इधर ये वाला इम्पोर्टेंट है। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा। ठीक है, आप यहाँ पर थोड़ा और चर्चा करेंगे। 1960 के दशक में। ठीक है, ये खैर छोड़ो इसको, आइए हम लोग थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। आप पालनपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा इसको नहीं करते हुए थोड़ा और आगे जाते हैं हम लोग। ये था, यहाँ पर चर्चा कर रहे थे हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा ये वाला टॉपिक पे आ जाते हैं। वो उतना ही काफ़ी 1960 के दशक में। ठीक है, तब थोड़ा सी कृषि पर जोर दिया गया।
बीजों के HYV, ठीक है। खैर अभी ये वाला चर्चा करते हैं। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। सबसे पहले किसने किया? पंजाब, फिर हरियाणा, फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश। ये 3 राज्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप, HYV बीजों, HYV क्या है? बीज है, रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशकों का प्रयोग भी किया, ठीक है। उनमें कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनों खरीदी, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। सुझाई गई क्रियाएं, ये भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। खैर ये थोड़े से कृषि के वो हैं, पालनपुर कृषि भूमि का वितरण, इस तरीके से बस चर्चा की गई है थोड़ी सी। इसको समझते हैं। कृषि क्षेत्र और कृषकों का वितरण। ये कृषि क्षेत्र, ये कृषकों की संख्या है। मंझोले और बड़े कृषक, सीमांत एवं छोटे कृषक। अगर बाई चांस कृषि से रिलेटेड आपका मेंस में कुछ आ जाए टॉपिक, तो आप कैसे डिफाइन करना, जैसे कि हमारा कृषि क्षेत्र और एक तरफ इस तरीके से आप गोला करके थोड़ा सा आप डिफाइन डायग्राम से करना, ठीक है। तो ये कृषि क्षेत्र जैसे कि हमारा 55.4%, ठीक है। इधर से हम इधर गए, कृषकों की संख्या हमारी कितनी है? 85% है दोस्तों, ठीक है। मंझोले और बड़े कृषक इतने परसेंट हमारे, ठीक है। 2 हेक्टेयर से अधिक। सीमांत एवं छोटे कृषक 2 हेक्टेयर से कम। थोड़ा इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा इसको देखते हैं। पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स 2017 एवं स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर 2017, कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग जनगणना 2011-12 के अनुसार बताया गया, ठीक है। ये 2011-12, ये भी थोड़ा सा लिख दूँगी तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, एग्जामिनर को। खैर इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग।